डिस्क्लोजर्स देखते हैं इन्वेंटरीज का। तो शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इन्वेंटरीज जो है उसको क्लासिफाइड किया जाता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड जिसके अंदर गुड्स एक्वायर्ड फॉर द ट्रेडिंग, टूल्स एंड स्पेल्स, लूज टूल्स अदर स्पेसिफाइड नेचर के। वेदर जो गुड्स इन ट्रांजिस्ट होते हैं उसको भी डिस्क्लोज किया जाता है सेपरेटली अंडर ईच सब हेड ऑफ द इन्वेंटरीज। मोड ऑफ द वैल्यूएशंस को भी स्टेट किया जाता है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, पीपीई। पीपीई में क्या आता है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, इसके अंदर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी पीपीई की बात की जा रही है। इसके अंदर पीपीई के अंदर क्या क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी हमको? तो रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स देखना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है? तो वो एक्विजिशन कॉस्ट होती है। इसके अंदर एडिशंस टू द असेट्स अगर हो रही है जिससे अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो वो भी इसके अंदर आता है। बेनिफिट डिराइव्ड लॉन्ग टर्म्स नेचर्स के अंदर होता है तो वो भी इसके अंदर आता है। मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शंस भी आता है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस जहाँ पर क्या क्या होता है? वेजेस, लीगल एक्सपेंसेस, फ्रेट इनवर्ड्स, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। लेकिन अगर वेजेस इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी की हो तो उसको कैपिटल मानेंगे। लीगल एक्सपेंस अगर परचेस ऑफ द लैंड बिल्डिंग का हो तो उसको हम लोग कैपिटल मानेंगे। फ्रेट इनवर्ड जो है ऑन द परचेज ऑफ द असेट्स है तो उसको भी हम लोग कैपिटल मानेंगे। रेवेन्यू में क्या होता है? तो रेगुलर रिपेयर्स ऑन द असेट्स जो होती है वो किस में आता है? रेवेन्यू एक्सपेंस के अंदर आता है। एग्जिस्टेंस के अंदर देखेंगे तो एंटिटीज़ का प्लान, फिजिकल वेरिफिकेशंस पीरियोडिकली किया जा रहा है ना। एंटिटी कैसे प्लान कर रही है? फिजिकल वेरिफिकेशंस को पीरियोडिकली कर रही है ना। उसके ओन स्टाफ को लगा कर या थर्ड पार्टी के पास पड़ी हुई है इन्वेंटरी तो उसको भी प्रॉपर्ली फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है ना। सुपरविशंस किया जाएगा इसके अंदर एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए। फिजिकल वेरिफिकेशंस रिपोर्ट किसके साथ चेक की जाएगी? वर्किंग सीट्स के साथ चेक की जाएगी। ऑल आइटम्स यानी सारे आइटम्स को टैग किया जाएगा। कैरिंग आईडी मार्क्स लगाए जाएंगे। रिकनसाइल किया जाएगा विद अ फिक्स असेट रजिस्टर। एडिशंस के अंदर अपडेट, एडिशंस अगर कोई है तो उसका भी अपडेट लिया जाएगा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज फाउंड आउट होती है तो ऑडिटर मैनेजमेंट से उसको रिजॉल्व कराएगा। असेट्स जो है अगर नॉट इन वर्किंग कंडीशंस यानी एसेट्स अगर वर्किंग कंडीशंस में नहीं है या तो एक्टिव यूज़ में नहीं है तो उसको डिलीट कर दिया गया है और पास्ट अप्रूवल लिया गया है वो भी सब चेक करेगा। डेप्रिशिएशंस सीज्ड हो जाएगा आफ्टर द डेट ऑफ द डिलीशंस की डेट के बाद सीज कर दिया जाएगा डेप्रिशिएशन को। कंप्लीटनेस के अंदर देखेंगे तो पीपीई शेड्यूल्स देखा जाएगा। उसमें क्या देखा जाएगा? तो ओपनिंग देखा जाएगा प्लस बाय एडिशंस माइनस बाय डिलीशंस तो क्लोजिंग आ रहा है वो देखा जाएगा। इसके बेसिस के ऊपर कंप्लीटनेस हम लोग देखेंगे। क्लोजिंग के अंदर क्या है? तो कंपेयर करना पड़ेगा विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये जो क्लोजिंग आ रहा है इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ये पीपी का शेड्यूल्स होता है जिसके अंदर ओपनिंग एडिशंस माइनस पर डिलीशंस होता है फिर वो करके वो क्लोजिंग आता है और इस क्लोजिंग को हम लोग कंपेयर करेंगे किससे? बुक्स ऑफ अकाउंट के क्लोजिंग के साथ। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी देखनी पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस को प्रीवियस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। एडिशंस के अंदर क्या आएगा? तो ऑब्टेन करना पड़ेगा लिस्ट सारे एडिशंस का। क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ना AS10 के हिसाब से। स्पेयर पार्ट्स जो है, स्टैंड बाई इक्विपमेंट्स जो है, सर्विसिंग इक्विपमेंट्स जो है क्या वो रिकोगनाइज किए गए हैं पीपीई के अंदर? हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर अगर वो 1 साल से ज़्यादा के लिए अंदर है तो एज़ पर AS10 के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ द डे टू डे सर्विसिंग को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानते हैं। टेस्ट परचेस इनवॉइस का टेस्ट करना है। परचेस इनवॉइस का इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट्स का यहाँ पर टेस्ट कैसे करेंगे? तो डेट ऑफ एडिशन से देखेंगे। जो भी एडिशंस की जा रही है क्या वो अप्रूव्ड है ना? अप्रूव्ड करके ही एडिशंस की जा रही है ना? प्रॉपर प्रॉपर इंटरनल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स देखेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे? तो इनवाइट करना है कम्पिटिटिव कोटेशंस यानी कम्पिटिटिव कोटेशन मंगाया है ना। फ्लोटिंग टेंडर्स देखेंगे। प्रायर टू फाइनलाइजिंग वेंडर्स चेक सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स यानी ये सब हम चीज़ें देख कर ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे यानी ये सब चीज़ें ऑडिटर देखेगा। प्रॉपर इंटरनल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स की गई है ना यानी कोटेशन मोटेशंस मंगाया है ना, फ्लोटिंग टेंडर्स किए गए हैं ना, उसके बाद ही परचेस किया गया है ना, वो सब चीज़ें देखेगा वो।
डिलीशंस अगर है तो उसके अंदर क्या देखेगा, तो अंडरस्टैंड करेगा मैनेजमेंट को, रीजंस देखेगा, रेशनल मैनर ऑफ द डिस्पोजल्स, रेशनली डिस्पोज किया गया है ना, मैनर ऑफ डिस्पोजल रेशनल है ना, वो देखेगा वो। मैनेजमेंट अप्रूवल प्लस बाय डिस्कार्ड नोट, मैनेजमेंट की अप्रूवल देखेगा, डिस्कार्ड नोट्स देखेगा। प्रोसेस जो भी फॉलोड की गई है फॉर द सेल्स, उसके अंदर क्या देखेगा वो, कोटेशन स्टैंडर्ड्स देखेगा, यानी प्रॉपर कोटेशंस मंगाए गए थे ना, प्रॉपर टेंडर किए गए थे ना, वो सब देखेगा वो प्रॉपर सेल्स के लिए। मतलब डिलीशंस मतलब यहाँ पर निकाल देनी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से वो आइटम्स, तो इसका मतलब क्या होगा, सेल्स कर दी जाएगी उसको, तो सेल्स करेगी तो उसके अंदर प्रॉपर कोटेशंस और टेंडर मंगाए गए थे ना, वो सब देखना पड़ेगा, प्रोसीजर्स जो थी वो प्रॉपर्ली फॉलो की गई है ना, वो सब देखना पड़ेगा। एक्यूरेटली रिकॉर्डेड है ना, मतलब जो भी डिलीशंस किया गया है वो उसको एक्यूरेटली रिकॉर्डेड किया गया है ना, रिजल्ट ऑफ द गेन लॉस को भी प्रॉपरली रिकॉर्डेड किया गया है ना। डिलीशंस के अंदर क्या आएगा, तो ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस किया जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अप टू द डेट ऑफ द डिस्पोजल्स, ओरिजिनल कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन जिस दिन तक डिस्पोज किया गया है वहाँ तक का माइनस किया जाता है। वैल्यूएशंस कैसे देखेंगे हम लोग, तो डेप्रीशिएशंस ऑन ऑल द आइटम्स, डेप्रीशिएशन बरोबर से प्रोवाइड किया गया ना सारी आइटम्स के ऊपर, एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड, फ्री होल्ड लैंड के ऊपर डेप्रीशिएशन नहीं होता। इसलिए मेथड कौन सी लगाई गई है, एसएलएम लगाई गई है, डब्ल्यूडीपी लगाई गई है। इम्पेयरमेंट असेट्स AS 28 के हिसाब से की गई है ना। राइट्स देखेंगे हम लोग, तो परचेज इनवॉइस, मतलब राइट्स मतलब पीपीई के ऊपर कंपनी का ये राइट्स है ना, वो देखने के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, तो परचेज इनवॉइस देखेंगे, कन्वेयंस सेल्स डीड देखेंगे लैंड बिल्डिंग के लिए, ओरिजिनल टाइटल डीड्स देखेंगे गिवन एज अ सिक्योरिटीज़, जो कि सिक्योरिटीज़ के तौर पर अगर कोई दी गई होगी ओरिजिनल टाइटल डीड्स को, तो रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से ऑब्टेन करने के लिए कन्फर्मेशंस रेस्पेक्टिव लेंडर्स के पास से, फ्रॉम द रेस्पेक्टिव लेंडर्स, रजिस्टर्ड ऑफ द चार्ज, मतलब अगर कोई चार्ज है पीपीई के ऊपर तो उसको प्रॉपरली रजिस्टर्ड किया गया है ना, वो भी चेक करेंगे हम लोग। नोट्स के अंदर क्या देखेंगे, तो टाइटल डीड्स ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, यानी अगर टाइटल डीड इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर कंपनी के नाम पे नहीं है तो क्या देखेंगे, तो कंपनी शेल्स प्रोवाइड, कंपनी प्रोवाइड करेगी डिटेल्स सारे इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की अदर देन द प्रॉपर्टीज़ जहाँ पर कंपनी लेसीज एंड लीज एग्रीमेंट्स जो कि ड्यूली एग्जीक्यूट किया गया है इन फेवर ऑफ द लेसी, whose title deeds are not held in the name of the company, जिसके टाइटल डीड्स कंपनी के नेम के ऊपर नहीं है, इन फॉर्मेट गिवन बिलो, एंड वेर सच इमूवेबल प्रॉपर्टी इज जॉइंटली हेल्ड, अगर जॉइंटली हेल्ड की गई है विद द अदर्स तो डिटेल्स जो है वो भी रिक्वायर्ड होगा, गिवन टू द एक्सटेंट्स ऑफ द कंपनी शेयर्स के हिसाब से क्या इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, तो रिलेवेंट लाइन ऑफ द आइटम्स इन द बैलेंस शीट, पीपीई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पीपीई रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर द डिस्पोजल्स, अदर discrepancies of an items of the property, लैंड बिल्डिंग क्रॉस कैरिंग वैल्यू देखी जाएगी, टाइटल डीड्स हेल्ड्स इन द नेम ऑफ, वेदर ये जो टाइटल डीड्स होल्डर है ये क्या प्रमोटर है, डायरेक्टर है, या तो रिलेटिव है ऑफ द प्रमोटर डायरेक्टर, या तो एम्प्लॉयज़ ऑफ द प्रमोटर डायरेक्टर, प्रॉपर्टीज जो कि हेल्ड की गई है सिंस विच द डेट, रीजंस देखना है, नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी ऑल्सो इंडिकेट्स, अगर कोई डिस्प्यूट्स है तो। रिलेटिव हियर मीन्स, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जो कि डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, वही यहाँ पर रिलेटिव का मतलब होता है। प्रमोटर्स का मतलब क्या होता है, प्रमोटर्स जो कि डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, वही होता है। where the company has where the company has revalued its property, अगर कंपनी ने रिवैल्यूट करा ली है उसकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि जो रिवैल्यूएशन है वो बेस्ड किया गया है रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा, जो कि डिफाइन किया जाता है अंडर रूल 2 ऑफ द कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन रूल 2017, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है उसके अंदर एजिंग शेड्यूल्स देखना पड़ता है, अमाउंट CWIP फॉर द पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस लेस देन 1 ईयर है, 1 to 2 ईयर्स है, 2 to 3 ईयर्स है, एंड मोर देन 3 ईयर्स है, और टोटल भी देखना पड़ता है इसका। प्रोजेक्ट्स टेम्पररीली सस्पेंडेड, कोई भी प्रोजेक्ट टेम्पररीली सस्पेंडेड है तो वो भी देखना पड़ता है। टोटल सेल्स भी टैली, टोटल जो होता है उसको टैली करना पड़ता है विद द CWIP अमाउंट इन द बैलेंस शीट।
फॉर द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जिसका कंप्लीशन से ओवर ड्यू है या तो एक्सीड कर रहा है उसकी कॉस्ट कंपेयर्ड विद उसकी कॉस्ट से जो कि कंपेयर की जाती है उसके ओरिजिनल प्लान से, तो फॉलोइंग CWIP कंप्लीशन शेड्यूल्स को हमको देखना पड़ता है। टू बी कंप्लीटेड इन CWIP प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 लेस देन 1 ईयर में हुआ, 1 to 2 ईयर्स में हुआ, 2 to 3 ईयर्स में हुआ, या तो मोर देन 3 ईयर्स में हुआ। डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट जो होता है वो एक्टिवली सस्पेंडेड, उसको भी सेपरेटली हमको दिखाना पड़ता है, जो भी एक्टिवली सस्पेंडेड अभी अभी जो भी सस्पेंड किया गया है उसको। इंटेंजिबल एसेट देखते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या होता है, तो कंप्राइजिंग मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, गुडविल आता है, ब्रांड आता है, ट्रेड मार्क्स आता है, कंप्यूटर साइंस आता है, एक्सेट्रा आता है। इंटेंजिबल एसेट्स आइडेंटिफाइबल होता है, नॉन मॉनेटरी एसेट्स होता है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होता है, ये हेल्ड किया जाता है, यूज किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई ऑफ द गुड सर्विसेज के लिए, किसके लिए, फॉर द रेंटल टू द अदर या तो फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, सेम एज द PPE वेरिफिकेशन। इसके अंदर वेरिफिकेशन के अंदर जो PPE के अंदर वेरिफिकेशन दिया गया है वैसा ही वेरिफिकेशन होता है इसका भी। एग्जिस्टेंस अगर हम लोग को चेक करना हो तो क्या देखना पड़ेगा, वेरीफाइड करना पड़ेगा कि एक्टिव यूज़ के अंदर है ना, प्रोडक्शन सप्लाई या तो रेंटल या तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए एक्टिव यूज़ देखना पड़ेगा उसका। एग्जाम्पल के तौर पर सॉफ्टवेयर का एग्जिस्टेंस, सेल्स ऑफ द रिलेटेड सर्विसेज गुड्स इन विच सच सॉफ्टवेयर हैज़ बीन यूज्ड, नॉट इन द एक्टिव यूज़। अगर वो एक्टिव यूज़ के अंदर नहीं है तो डिलीशंस बरोबर अप्रूवल लेके किया गया है ना, अमोटाइजेशंस भी चेक करना पड़ेगा प्रॉपर किया गया है ना, अमोटाइज प्रॉपरली किया गया है ना, चार्ज करना पड़ेगा सीज को, यानी जो भी अमोटाइजेशन है उसको सीज करना पड़ेगा, रोक देना पड़ेगा। एडिशंस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो मीट करना पड़ेगा रिकॉग्नाइज क्राइटेरिया AS 26 के हिसाब से किया गया है ना। नो कॉस्ट फ्रॉम द रिसर्च फेज, कोई भी कॉस्ट नहीं है ना रिसर्च फेज के अंदर। टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन IA इंटेंजिबल असेट्स, कोई भी कॉस्ट अगर रिसर्च फेज के अंदर कोई भी कॉस्ट इनकर्ड की गई है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर दिया गया है ना इंटेंजिबल असेट्स, वो भी देखना पड़ेगा। सर्टिफिकेट, रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाइड करना पड़ेगा डेट ऑफ यूज़ से। वैल्यूएशंस के अंदर हम लोग देखेंगे कि अमोटाइजेशन प्रॉपरली किया गया है ना। राइट्स के अंदर क्या देखेंगे कि कंपनी का इसके ऊपर राइट्स है ना, उसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, तो एक्सपेंस इनवॉइसेस देख लेंगे। एक्सपेंस इन्वॉइसेस देख लेंगे कि कंपनी ने कितना एक्सपेंसेस किया गया है, उसके इन्वॉइस देख लेंगे, तो उसके हिसाब से हमको पता चल जाएगा कि इंटेंजिबल एसेट्स के एक्सपेंस इन्वॉइसेस है इसका, और कंपनी ने इसको एक्सपेंस को इनकर्ड किया है, इसका मतलब ये कंपनी के ही इंटेंजिबल एसेट्स हैं। परचेस कॉन्ट्रैक्ट्स देख लेंगे हम लोग।